हेलो स्टूडेंट्स, आपका सबका स्वागत है एडवांस बायोलॉजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर में मैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, वो है आपका जेनेटिक्स। 12th में जेनेटिक्स जो है वो बैकबोन समझा जाता है, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए है ना, हम लोग देखते हैं एक एक करके कि 12th में जो जेनेटिक्स से कौन कौन से वो सवाल हैं जो पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो आपका जो चैप्टर है ना, जेनेटिक्स में 12th का जो चैप्टर है वह है 2 चैप्टर। एक चैप्टर है आपका प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और दूसरा चैप्टर है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए, जो आपका पहला चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन जो आपका जेनेटिक्स का चैप्टर है, ये क्लासिकल जेनेटिक्स माना जाता है। ये चैप्टर को हम लोग क्लासिकल जेनेटिक्स कहते हैं, जबकि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हम लोग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के अंतर्गत रखा जाता है। क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो क्लासिकल जेनेटिक्स में हम लोग मेंडल्स के सर्टेन वर्क के बारे में जानते हैं। मेंडल्स के ना, जो जेनेटिक्स में जो मेंडल्स रूल्स प्रपोज्ड करा हुआ था, मेंडल्स वर्क के बारे में हम लोग देखते हैं। जबकि मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में हम लोग इनहेरिटेंस देखते हैं, वो किसके आधार पे, तो मैक्रोमॉलिक्यूल्स के आधार पे, डैट मीन्स डीएनए और आरएनए के आधार पे। तो 2 तरह का जेनेटिक्स है आपको पढ़ना, एक है क्लासिकल जेनेटिक्स, चैप्टर नंबर आपका 4 होगा, एंड मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स चैप्टर नंबर 5 है। अब हम एक एक करके सारे टॉपिक की हम बात करने वाले हैं कि क्लासिकल जेनेटिक्स में कौन कौन से वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में कौन कौन से वो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले एक जो टर्म है आपका जेनेटिक्स, इसे हम क्लियर करना चाहते हैं। जेनेटिक्स है क्या, है ना। तो जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, अबाउट इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में, है ना। आनुवांशिकता और विभिन्नता। इनहेरिटेंस कहने का मतलब होता है आनुवांशिकता और वेरिएशन कहने का मतलब होता है विभिन्नता, है ना। इनहेरिटेंस को हम लोग एक और टर्म बोलते हैं हेरिडिटी। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, तो इनहेरिटेंस कहने का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर या ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स। ट्रांसफर ऑफ traits from parents to their offspring। माँ बाप से उसके संतान में, है ना, माँ बाप से उसके संतान में जो कैरेक्टर, जो ट्रेट ट्रांसफर होता है जनरेशन बाय जनरेशन, इसी प्रक्रिया को हम इनहेरिटेंस कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं, ठीक। वेरिएशन कहने का मतलब क्या होता है, डिफरेंसेस, किसके बीच अंतर, तो इंडिविजुअल्स के बीच डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स, है ना। लोगों के बीच जो अंतर है, इसी अंतर को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशन। तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की स्टडी को हम लोग कहते हैं क्या, जेनेटिक्स। अब देखते हैं हम लोग कि जेनेटिक्स के फादर किन्हें रिगार्ड किया जाता है।
है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो आप सब बच्चों को पता ही होगा फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें रिगार्ड किया जाता है, मेंडल का, जिसका नाम पूरा क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसका बर्थ जो हुआ था वो ईयर 1822 में और डेथ जो हुआ ईयर 1884 में। एक और फादर हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स में, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कौन है? देखिए एक्सपेरिमेंटल की जब हम लोग बात करेंगे, है ना, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स की जब फादर की हम लोग बात करेंगे तो टी.एच. मॉर्गन का नाम आता है, टी.एच. मॉर्गन, है ना, पूरा नाम होता है थॉमस हंट मॉर्गन, जिन्होंने वर्क करा हुआ था ड्रोसोफिला के ऊपर, वर्क नॉन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला, इसका पूरा नाम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जिसको आप कॉमन शब्द में क्या कहोगे, फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, है ना। तो फ्रूट फ्लाई के ऊपर जेनेटिक्स का काफ़ी सारा एक्सपेरिमेंट करा हुआ है थॉमस हंट मॉर्गन ने, इसलिए इन्हें रिगार्ड किया जाता है कि ही वॉज अ फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर टी.एच. मॉर्गन, है ना, एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है वो ग्रेगर जॉन मेंडल। कभी कभी ये पूछा जाता है कि जेनेटिक्स शब्द को किसने दिया था, है ना, तो टर्म जेनेटिक्स was coined by W. बैटसन, है ना, विलियम बैटसन, 1906 में। जेनेटिक्स जो टर्म आया, है ना, जेनेटिक्स जो शब्द आया वो किसके द्वारा आया था, तो विलियम बैटसन के द्वारा, है ना, कब, तो 1906 में। ये तो थी आपकी नॉर्मल जानकारी। अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से वो टॉपिक हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, है ना। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट की जब हम बात करते हैं जेनेटिक्स में, तो 5 नंबर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या है, तो मोनो कहने का मतलब होता है सिंगल एंड हाइब्रिड कहने का मतलब होता है मिक्सअप। यहाँ सिंगल के बीच क्या मिक्सअप होगा, तो एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में जो 2 कैरेक्टर होते हैं, है ना, वो दोनों कैरेक्टर के बीच का जो हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसी को हम लोग कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब क्रॉस बिटवीन सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, है ना। अब कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहने का मतलब क्या होती है, देखिए कॉन्ट्रास्टिंग की जब हम बात कहेंगे दैट मीन्स एक कैरेक्टर जो 2 रूपों में एग्जिस्ट करता है ना। जैसे सपोज कीजिए कि एक कैरेक्टर है प्लांट का, हाइट ऑफ स्टेम, है ना, तना की हाइट एक कैरेक्टर है, इसे हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कहेंगे। ये 2 रूपों में एक्सप्रेस कर सकता है। हाइट इसका प्लांट का टॉल भी हो सकता है, हाइट प्लांट का डॉर्फ भी हो सकता है। तो एक कैरेक्टर जो 2 रूपों में एग्जिस्ट करता हो, जो 2 रूपों में खुद को एक्सप्रेस करता हो, वैसे कैरेक्टर को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कर दिया जाए, है ना, एक लंबा पौधा को क्रॉस अगर एक बौना पौधा के साथ कर दिया जाए, तो ये क्रॉस हमारा कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस।
अब देखिए इस मोनोहाइब्रिड क्वेश्चन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में किस तरह का सवाल पूछा जाता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड मेंडल ने दो लॉ को पोस्टुलेट करा हुआ था, दो लॉ को दिया हुआ था। एक लॉ था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना, और दूसरा लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये दोनों का दोनों लॉ किसके द्वारा पोस्टुलेट किया गया था, मेंडल के द्वारा, है ना। मेंडल ने इसको पोस्टुलेट करा था, मेंडल ने इसको एक्सप्लेन करा हुआ था किस प्रकार के क्रॉस में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। देखिए आपसे सवाल क्या होगा, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, आपसे जो क्वेश्चन में आएगा, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑब्लिक, या फिर सेग्रीगेशन यूजिंग मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज करते हुए लॉ ऑफ डोमिनेंस को एक्सप्लेन कीजिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इस प्रकार से आपका सवाल हो सकता है ना, इस प्रकार से आपका सवाल होगा। और ये सवाल जो होगा आपका 5 नंबर का होगा, 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन का सवाल होगा। या तो एग्जामिनर पूछे आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस, या तो एग्जामिनर आपको पूछे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, बट ये दोनों में से एक आना 100% कंफर्म है। कितने नंबर का, वो 5 नंबर का, कहीं नहीं जा सकता, 100% श्योर है, लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एक लॉ और है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस में पोस्टुलेट करा हुआ था, बट उसको एग्जामिनर इग्नोर करता है ना, उससे सवाल ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। अब देखिए अगर इस तरह का आपका सवाल आवा, इस तरह का आपका सवाल पूछा जाए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को यूज़ करके आपको एक्सप्लेन करना है, तो आपको सबसे पहले मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है ना। सबसे पहले आप क्या करोगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करोगे और तब उसका आप लॉ एक्सप्लेन करोगे, चाहे जिस प्रकार से आपका लॉ पूछे, या मोनोहाइब्रिड या मतलब डोमिनेंस का लॉ पूछे, या फिर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछे। चलिए देखते हैं हम लोग क्रॉस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम क्रॉस करेंगे, चाहे वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड होगा या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होगा, सबसे पहले क्रॉस में हमारा पेरेंट होता है। किसके बीच हम क्रॉस करेंगे, पेरेंट के बीच। पेरेंट्स हम लिखेंगे, पेरेंट्स में हमारा क्या होगा, तो आपको पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, तो हम यहाँ पे पेरेंट्स में क्या लेते हैं, एक लंबा पौधा, एक टॉल प्लांट लेंगे, इसको क्रॉस करेंगे एक ड्वार्फ प्लांट। आपको पता ही होगा ये जो चैप्टर मैं पढ़ रहा हूँ, मेंडल्स के वर्क के बारे में जो हम जान रहे हैं, ये कॉन्सेंट्रेटेड है एक पी प्लांट्स के ऊपर ज़्यादातर, क्योंकि मेंडल ने जो अपना जेनेटिक का एक्सपेरिमेंट करा हुआ है, जेनेटिक्स एक्सपेरिमेंट करके जो लॉ पोस्टुलेट करा है मेंडल ने, वो किस पौधे के ऊपर करा हुआ है, तो वो है आपका पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, जिसको हम साइंटिफिकली या बॉटनिकल नेम जो होता है वो पायसम सटाइवम, है ना। अब देखिए ये पेरेंट्स हो गया हमारा टॉल एंड ड्वार्फ। अब इस पेरेंट्स का हम लोग क्या लिखते हैं, जीनोटाइप। ये तो हो गया हमारा फिनोटाइप पेरेंट्स का। अब इसका हम लोग लिखते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप जब लिखेंगे तो जीनोटाइप कहने का मतलब क्या होता है, जेनेटिक कंस्टिट्यूशन, है ना, कि जिससे किसी भी ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप एक्सप्रेस होता हो, जिस जीन के कारण उस जीन के कंस्टिट्यूशन को हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। जैसे अगर मान लो प्लांट्स हमारा टॉल को एक्सप्रेस कर रहा है, तो वो किस जीन के कारण कर रहा है, वो जीन की कंस्टिट्यूशन को हम लोग बोलेंगे जीनोटाइप। दैट मीन्स इसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल टी। उसी प्रकार से ड्वार्फ का जो जीनोटाइप होगा स्मॉल टी
स्मॉल टी। ये हो गया हमारा जीनोटाइप। अब हम लोग क्या करते हैं, गैमेट सेग्रीगेशन करेंगे। भैया पेरेंट्स हैं तो बिना गैमेट सेग्रीगेशन का तो काम चलेगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, गैमेट सेग्रीगेट करेंगे। गैमेट सेग्रीगेशन में क्या करेंगे, ये दोनों जो है जीनोटाइप सेग्रीगेट होगा। तो कैपिटल टी का जब सेग्रीगेशन करेगा गैमेट तो क्या होगा, कैपिटल टी, इसका क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब क्या होता था कि मेंडल जितना सारा प्लांट्स में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, स्वतः फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में नहीं होने देता था। मेंडल क्या करता था उसको, तो मेंडल जो था वो मतलब मेंडल क्या है, स्वतः प्लांट्स जो है वो स्वतः फर्टिलाइज नहीं होता था, मेंडल हाइब्रिडाइज करता था। तो ये जब गैमेट है ना, टॉल प्लांट का ये गैमेट इसके साथ अगर क्रॉस होगा, हाइब्रिडाइज होगा, तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो किसके साथ कौन हाइब्रिडाइज करेगा, तो ये कैपिटल टी टॉल का हाइब्रिडाइज करेगा ये ड्वार्फ का स्मॉल टी के साथ, ये हाइब्रिडाइज करेगा, है ना। और ये कैपिटल टी जो है वो इसके साथ हाइब्रिडाइज करेगा। तो क्या होगा, देखिए ये कैपिटल टी और ये टी क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी और ये टी, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गया हमारा F2 जनरेशन का जीनोटाइप। ये किस जनरेशन के लिए होगा हमारा प्लांट, F1 कहने का मतलब क्या है, फिलियल वन जनरेशन। तो फिलियल वन जनरेशन का हमारा ये जीनोटाइप हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। डैट मीन्स ये हेट्रोजाइगस कंडीशन में, यहाँ हमारा जीनोटाइप होमोजाइगस था, ये दोनों हमारा किस कंडीशन में आ गया, हेट्रोजाइगस। तो इस हेट्रोजाइगस में जो हमारा जीनोटाइप आया, ये कौन से फिनोटाइप को एक्सप्रेस करेगा F1 जनरेशन में, तो आपको पता है कि जब एक डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन के साथ एक साथ होगा तो किसका गुण एक्सप्रेस होता है, डोमिनेंस का। डैट मीन्स ये कैपिटल टी का अपना गुण प्रदर्शित होगा और कैपिटल टी से क्या होता था, टॉल। तो F1 जनरेशन के जितने सारे प्लांट्स होंगे वो सब के सब टॉल प्लांट्स होगा, है ना। अब ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। अब भैया F2 जनरेशन जानने के लिए हम क्या करेंगे, तो इस F2 जनरेशन को जानने के लिए, फिलियल 2 जनरेशन को जानने के लिए मेंडल क्या करता था, सेल्फिंग कहने का मतलब दो टॉल प्लांट्स अगर मान लो यहाँ है तो ये दोनों टॉल को टॉल के साथ ही क्रॉस करते हैं, जिसका जीनोटाइप भी सेम होगा और फिनोटाइप भी सेम होगा। ये क्रॉस हमारा क्या कहलाया, सेल्फिंग। अब हम सेल्फिंग किए तो सेल्फिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे चेकर बोर्ड बनाते हैं, है ना, जिसको आप पनेट स्क्वायर के नाम से भी जानते होंगे। ये चेकर बोर्ड मैंने बना दिया। रिप्रेजेंट करेंगे एक तरफ हम मेल इंडिविजुअल को, एक तरफ फीमेल। तो मेल का सिंबल ये होता है और फीमेल का सिंबल ये होता है। चलो, है ना। अब हम लोग मेल मान लो, ये पेरेंट्स को मेल मान लेते हैं, ये पेरेंट्स को फीमेल मान लेते हैं। इसका जीनोटाइप क्या हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम जीनोटाइप रिपीटेड ऑन बोथ साइड्स, है ना। अब देखिए F2 जनरेशन में हम लोग फिर से गैमेट सेग्रीगेट करेंगे, है ना। क्या बनेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी होगा। जीनोटाइप हमारा क्या होगा, कैपिटल टी। इसका इसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इसके साथ हाइब्रिडाइज करेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसका इसके साथ करेंगे, स्मॉल टी। F2 जनरेशन के लिए हमारा बन गया क्या, F2 जनरेशन के लिए सारा गैमेट सेग्रीगेट कर गया। अब इसका हम लोग फिनोटाइप देखते हैं, क्या क्या फिनोटाइप डेवलप हो रहा है। तो कैपिटल टी से आपको पता है टॉल होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी से भी टॉल होगा, क्योंकि यहाँ देख चुके हम लोग कैपिटल टी स्मॉल टी से भी टॉल होगा और स्मॉल टी से क्या होगा, ड्वार्फ हो जाएगा, है ना। क्या हो रहा है, क्रॉस F2 जनरेशन में जब मैं सेल्फिंग करा तो क्या देखें, यहाँ डोमिनेंसी कैरेक्टर भी शो हो रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर भी शो हो रहा है।
लेकिन F1 जनरेशन की जब मैं बात कर रहा था तो सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो रहा है। मेंडल ने टॉल को डोमिनेंट माना था और ड्वार्फ को रिसेसिव माना था। अब देखिए, जब भी आप क्रॉस करोगे तो इसका रेशियो देना भूलना नहीं है ना। तो रेशियो में क्या देखेंगे, F2 जनरेशन का रेशियो देखेंगे हम लोग। तो रेशियो में किसका किसका रेशियो देखेंगे, पहले हम लोग है ना फिनोटाइपिक रेशियो देखेंगे। फिनोटाइपिक रेशियो, फिनोटाइपिक रेशियो कहने का मतलब क्या है कि फिनोटाइप कितने तरह का दिख रहा है F2 जनरेशन में। अब फिनोटाइप मतलब क्या होता है, तो ऑर्गेनिजम्स का जो बाहरी रंग रूप है वो रंग रूप उस ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप्स होता है ना। कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स का बाहरी जो रंग रूप होगा वो उस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, फिनोटाइप, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल्स, उसी को हम लोग कहते हैं फिनोटाइप। अब देखिए F2 जनरेशन में फिनोटाइप क्या है, तो टॉल प्लांट आपको 3 जगह दिख रहा है और 1 जगह क्या दिख रहा है, ड्वार्फ प्लांट। तो 3 हो गया हमारा टॉल प्लांट, 1 हो गया हमारा ड्वार्फ प्लांट। तो इसका रेशियो सिंपल आप लिख सकते हो 3:1 है ना। ये तो फिनोटाइपिक हो गया। जीनोटाइपिक की जब हम बात करेंगे, जीनोटाइपिक रेशियो, तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या देखते हैं यहाँ कि F2 जनरेशन में जीनोटाइप कितने तरह का हुआ है। तो कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है और 1 है स्मॉल टी। ठीक, तो जीनोटाइपिक रेशियो में क्या देख रहे हैं, 1 हो गया हमारा कैपिटल टी, 2 हो गया हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी और 1 हो गया हमारा स्मॉल टी। दैट मीन्स रेशियो 1:2:1। तो ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया 1:2:1 एंड फिनोटाइपिक रेशियो आ गया 3:1। ये इंपॉर्टेंट है 1 नंबर के लिए, है ना, 1 मार्क के लिए। MCQ में ये आ सकता है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक या फिर जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। तो फिनोटाइपिक रेशियो की जब हम बात करेंगे तो 3:1 होगा और जीनोटाइपिक रेशियो की जब बात करेंगे तो 1:2:1 होगा। अब हमने तो क्रॉस कर लिया। अब क्रॉस करने के बाद क्या होगा, आपको बताना है लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलिए सबसे पहला हम लोग देखते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, देखो डोमिनेंसी का लॉ क्या कहता है, मेंडल क्या कहता है कि जब एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की जब 2 प्लांट के बीच क्रॉस होती है ना, क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स इन सेम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कि जब 2 अलग अलग प्लांट एक ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस होगा, है ना, तो क्रॉस होने के बाद F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयरेंस होता है, कैरेक्टर जो दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा कैरेक्टर दिखाई देता है, डोमिनेंट, है ना। रिसेसिव जो कैरेक्टर है आपका, रिसेसिव मतलब ड्वार्फ कैरेक्टर, ये अपीयरेंस नहीं होता है, ये हाइड हो जाता है। तो आप इसको लिख सकते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस में, है ना, कि जब 2 अलग अलग प्लांट सेम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के बीच जब क्रॉस होती है तो F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपीयर होगा डोमिनेंट कैरेक्टर, एंड जो कैरेक्टर हिडन होगा, छुपा हुआ होगा, वो रिसेसिव कैरेक्टर। मेंडल ने इसी लॉ को कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जब हम लोग बात करें तो सेग्रीगेट मतलब सेपरेट, सेग्रीगेशन मतलब होता है सेपरेशन, अलग हो जाना। क्या कहता है मेंडल कि F1 जनरेशन में जब दोनों जीन अलग अलग एलील यहाँ दिख रहा होगा आपको कि 2 अलग अलग जीन, दैट मीन्स डोमिनेंट एंड रिसेसिव, दोनों एक साथ होने के बावजूद भी F2 जनरेशन के लिए जब गैमेट सेग्रीगेट होता है तो दोनों जीन जो है वो सेपरेट कर जाता है।
डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन दोनों अपना अलग अलग हो जाता है और अलग अलग अपना कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। डोमिनेंट जीन अपना डोमिनेंसी कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है और रिसेसिव जीन अपना रिसेसिव कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। दैट मीन्स F2 जनरेशन में क्या दिख रहे हैं, दोनों कैरेक्टर दिख रहा है। डोमिनेंसी कैरेक्टर के तौर पे टॉल दिख रहा है और रिसेसिव कैरेक्टर के तौर पे डॉर्फ दिख रहा है। यहाँ टॉल भी दिख रहा है और डॉर्फ भी दिख रहा है ना। टॉल दिख रहा है, ये डॉर्फ भी दिख रहा है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर भी दिख रहा है, रिसेसिव कैरेक्टर भी दिख रहा है। ये कैसे दिखा, इसलिए क्योंकि रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन एक साथ होने के बावजूद भी F1 जनरेशन में दोनों सेपरेट हो जाता है, सेग्रीगेट कर जाता है और अपना अपना कैरेक्टर को प्रदर्शित करता है। दिस इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये 5 नंबर में कंफर्म है कि ये सवाल आ ही सकता है ना। 100% है कि ये सवाल आएगा ही। या तो आपसे लॉ ऑफ डोमिनेंस पूछा जाए या ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पूछा जाए। यहाँ से आपको पूछा जा सकता है रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। ध्यान दीजिएगा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये रेशियो है 3:1 फिनोटिपिक और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है 1:2:1 जीनोटिपिक। चलिए, इसके बाद कौन सा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, कुछ छोटा छोटा क्वेश्चन है। जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाई मेंडल वाज सेलेक्टेड पी प्लांट इन हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, व्हाई मेंडल वाज सेलेक्टेड गार्डन pea plant in his genetic experiment, in his genetic experiment है ना, कि मेंडल ने अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, क्यों चुना था मेंडल गार्डन पी प्लांट को अपने जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में। चलिए, क्यों चुना था, इसका आंसर हम लोग देते हैं। क्यों चुना था, देखिए सबसे पहले पाइसम सटाइवम पूछा जाता है, ये है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि मेंडल ने जिस प्लांट को चुना था उस प्लांट का नाम क्या है। तो नाम अगर आपसे पूछा जाए तो लिखना है गार्डन पी प्लांट, गार्डन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नाम है आपका पाइसम सटाइवम, है ना, पाइसम सटाइवम, जिसका है ना 2n बराबर क्रोमोसोम नंबर जो है वो 14, n इक्वल टू 7, हप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7। क्लियर ये। अब देखिए एक्सपेरिमेंट में मेंडल पी प्लांट को सेलेक्ट क्यों किया, तो सबसे पहला इसका आंसर होगा आपका पी प्लांट इज कैसा प्लांट था, बाइनियल, एनुअल, पेरेनियल। प्लांट 3 तरह से होता है, तो पी प्लांट इज एनुअल प्लांट, पी प्लांट इज एनुअल प्लांट, एनुअल प्लांट। इससे मेंडल को क्या फायदा हुआ, एनुअल कहने का मतलब होता है वार्षिक पौधा। वार्षिक पौधा कहने का मतलब क्या है कि वैसा पौधा जो अपना लाइफ साइकिल को विद इन अ सीजन कंप्लीट कर लेता हो, कि एक ही सीजन में जो प्लांट अपना जीवन काल को समाप्त कर लेता हो, जीवन चक्र को समाप्त कर लेता हो, वैसे प्लांट को हम एनुअल प्लांट कहते हैं। इससे मेंडल को फ़ायदा ये होगा कि मेंडल अपने रिपीटेशन को बार बार कर सकता है एक एक सीजन में। अगर मेंडल प्लांट को चूज करता है पेरेनियल, है ना, तो मेंडल का एक एक्सपेरिमेंट भी कर पाना मुश्किल था। इसलिए पी प्लांट का ये फायदा हुआ कि पी प्लांट एक एनुअल पौधा है जिसका मेंडल अपने रिपीटेशन को बार बार कर सकता था, अपने एक्सपेरिमेंट को रिपीटेशन कर सकता था, दोहराता था। दूसरा फायदा क्या हुआ, पी प्लांट इज
सेल्फ पॉलिनेटेड, सेल्फ पॉलिनेटेड है ना। पी प्लांट जो है वो स्वतः पॉलिनेशन होने वाला प्लांट। इससे क्या फायदा है? तो मेंडल का काम था हाइब्रिडाइज करना। अगर प्लांट हमारा क्रॉस पॉलिनेटेड होता तो जैसे ही प्लांट में फूल मैच्योर होता उस प्लांट में पॉलिनेशन हो जाता। और मेंडल का कार्य था, मेंडल क्या करता था, अब वो अपने अनुसार से अपने अकॉर्डिंग पॉलिन को ट्रांसफ़र करता था, है ना। मेंडल हाइब्रिडाइजेशन करता था। तो हाइब्रिडाइजेशन करता था इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन इसमें ज़रूरी हुआ। कि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या फ़ायदा हुआ मेंडल को कि प्लांट मैच्योर होने से पहले ये एंथर को हटा देता था ताकि प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड ना हो पाए। ये फ़ायदा हुआ। तीसरा फ़ायदा क्या था पी प्लांट का? पी प्लांट का तीसरा फ़ायदा क्या है कि पी प्लांट इज इजली कल्टिवेटेड। पी प्लांट इज इजली कल्टिवेटेड। कि जो मटर का पौधा है इसको आप आसानी से लगा सकते हो। इसको लगाने के लिए बहुत ज़्यादा साइंटिफिक प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये फ़ायदा हुआ। चौथा फ़ायदा क्या है? फ्लावर साइज इज लार्ज। फ्लावर साइज इज लार्ज। मटर का पौधा का जो फूल है इसका कंपैरेटिवली अदर फूल से थोड़ा साइज बड़ा होता है, जिसके कारण, है ना, एक्सपेरिमेंट में मेंडल को दिक्कत नहीं होती थी। हाइब्रिडाइजेशन करने वगैरह में मेंडल को परेशानी नहीं होती थी, इसलिए भी मेंडल ने ये प्लांट को चुना। इसके अलावा सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था? तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि मेंडल ने ऑब्जर्व करा हुआ था 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर were observed by मेंडल। मेंडल मटर के पौधों में कितना कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑब्जर्व करा हुआ था? 7। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें थी कि पी प्लांट में 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को वो ऑब्जर्व करा हुआ था मेंडल ने, है ना। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ मेंडल के एक्सपेरिमेंट में। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए 3 नंबर में कि वाई मेंडल वाज सिलेक्टेड पी प्लांट इन हिज जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, तो आप ये सारे बातें को आप लिख सकते हो। इसके अलावा और क्या सवाल पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में? तो शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि हु डिस्कवर्ड, है ना, या या मेंडल की रीडिस्कवरी किसने करा हुआ था, है ना। रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, जिसको हम लोग कहते हैं रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, या फिर मेंडल्स लॉ भी लिखा जाता है कि मेंडल्स के लॉ को किसने रिडिस्कवर करा था। तो 3 बंदा ने, है ना, 3 बंदा ने मिलकर मेंडल के लॉ को रिडिस्कवर किया। किसने? कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी। दूसरा था कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी। एक था सेमार्क फ्रॉम ऑस्ट्रिया, जहाँ से मेंडल बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रिया, है ना। और एक हॉलैंड से ये थे, एक और एक थे, है ना, जो हॉलैंड का रहने वाले थे। नाम मेरे दिमाग से स्लिप कर रहा है, याद आएगा तो मैं बताऊंगा अभी। कार्ल कॉरेंस फ्रॉम जर्मनी, सेमार्क ऑस्ट्रिया, एक हॉलैंड से बिलोंग करते थे, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, याद आएगा मैं बताऊंगा अभी। ये आपका 2 नंबर का सवाल हो जाएगा। हुगो डेवेरेज, चलिए, हुगो डेवेरेज फ्रॉम हॉलैंड, हुगो डेवेरेज फ्रॉम हॉलैंड। तो ये तीनों के तीनों जो थे ये 1900 में 1900 में
मेंडल्स के वर्क को रीडिस्कवर करा था, इसलिए रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म या रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स लॉ की जब हम बात करते हैं तो वो कौन है? तो कार्ल कॉरेंस फ्रॉम द जर्मनी, सेमाक फ्रॉम द ऑस्ट्रिया एंड हुगो डे व्रिज फ्रॉम द हॉलैंड, है ना। अब देखिए इसके साथ और सवाल आ सकता है, 3 नंबर में कुछ सवाल पूछा जाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है जो कभी कभी 3 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर में पूछा जा सकता है ना। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस है क्या? तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले ऑब्जर्व करा था कार्ल कॉरेंस ने। कार्ल कॉरेंस ऑब्जर्व करा था किस प्लांट में? तो इन्होंने ऑब्जर्व करा था मिराबिलिस जलापा, मिराबिलिस जलापा, जिन्हें हम 4 o'clock कहते हैं, 4 o'clock प्लांट के नाम से जानते हैं, है ना। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो स्नैपड्रैगन में भी देखा गया है। स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर, ये सारे प्लांट्स में ऑब्जर्व है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था, है ना। कार्ल कॉरेंस ने क्या करा, मिराबिलिस जलापा का 2 पौधा लिया। कौन कौन सा? तो मिराबिलिस जलापा का कौन कौन सा प्लांट लिया? एक प्लांट लिया उन्होंने रेड कलर वाले फूल वाले प्लांट्स, और दूसरा उन्होंने लिया, इसको क्रॉस करा दिया वाइट कलर वाले फूल वाले प्लांट्स के साथ। ये आपका हो जाएगा पेरेंट्स, है ना। पेरेंट्स के रूप में क्या क्या है? एक मिराबिलिस जलापा का प्लांट जो रेड कलर का फ्लावर हो, दूसरा मिराबिलिस जलापा का प्लांट जो वाइट कलर का फ्लावर देता हो। इन दोनों प्लांट का जो पेरेंट, ये दोनों जो पेरेंट हैं, इसका जीनोटाइप क्या होगा? इसका जीनोटाइप हम लोग लिख देते हैं, है ना। कैपिटल RR से इंडिकेट करते हैं किसको? रेड को। स्मॉल r से इंडिकेट करते हैं वाइट को। वाइट इज रिसेसिव कैरेक्टर, है ना। अब देखिए जैसे ही 2 पेरेंट हमारा सेलेक्टेड कर लिया कार्ल कॉरेंस ने, अब ये दोनों प्लांट्स क्या करेगा? गैमेट सेग्रीगेट करेगा। गैमेट सेग्रीगेट करेगा, तो गैमेट का सेग्रीगेशन में क्या होगा? देखिए क्या क्या प्लांट, एक होगा हमारा कैपिटल R, स्मॉल r, हाइब्रिडाइज होगा। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? ये गैमेट इस गैमेट के साथ हाइब्रिडाइज होगा और ये गैमेट इस गैमेट के साथ हाइब्रिडाइज होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या गैमेट होगा? देखिए F1 जनरेशन में कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r। किस जनरेशन में? फिलियल 1 जनरेशन। अब देखिए कैपिटल R, स्मॉल r जो आ रहा है हमारा F1 जनरेशन में जीनोटाइप, इसका एक्चुअल फिनोटाइप क्या होना चाहिए? तो मेंडल के अनुसार से भैया इसका क्या होना चाहिए? रेड, बट ये रेड नहीं होता, क्या हो जाता है यहाँ पे? पिंक। क्या हो जाती है? पिंक। ना तो ये डोमिनेंसी कैरेक्टर को शो करता है और ना ही रिसेसिव कैरेक्टर को शो करता है। फिर कार्ल कॉरेंस ने क्या करा, यहाँ पे इसको सेल्फिंग करा दिया। F2 जनरेशन जाने के लिए इसको क्या किया गया है? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग जब हम लोग करते हैं तो सेल्फिंग में क्या देखते हैं? चेकर बोर्ड बनाते हैं आप सब, है ना। F1 में भी चेकर बोर्ड बना सकते हो,
तो इसमें चेकर बोर्ड जब हम लोग बनाते हैं इस तरह से, किस जनरेशन के लिए, F2 जनरेशन के लिए, तो क्या हम लोग लिखते हैं, है ना, ये हमारा मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, इसको मान लीजिए आप मेल, कैपिटल आर स्मॉल आर ये मेल गैमेट हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर ये फीमेल गैमेट हो गया। अब हाइब्रिडाइज कीजिए, क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। कैरेक्टर क्या क्या होगा, ये तो आपका रेड शो करेगा, है ना, ये यहाँ पे देखिए पिंक हुआ, ये पिंक शो हुआ, ये भी पिंक और ये वाइट, यहाँ पे तीनों कैरेक्टर दिख रहा है। तीनों कैरेक्टर क्या क्या दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, अरे यार रेड भी दिख रहा है ना, पिंक भी दिख रहा है और वाइट भी दिख रहा है। इसका रेशियो जब हम लोग लिखेंगे, रेशियो तो चाहे वो मोनो हाइब्रिड, मतलब चाहे वो जीनोटिपिक रेशियो या फिनोटिपिक रेशियो, पहले हम लोग फिनोटिपिक देखते हैं। फिनोटिपिक रेशियो, तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या देखते हैं, 3 तरह का फिनोटाइप है यहाँ पे, एक रेड है, 2 पिंक है और एक वाइट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। इसका रेशियो आप लिख सकते हो 1:2:1। जबकि जीनोटिपिक रेशियो अगर हम देखें, जीनोटिपिक रेशियो, तो जीनोटिपिक रेशियो में क्या देख रहे हैं, ये भी है कि एक कैपिटल आर है, 2 है कैपिटल आर स्मॉल आर और एक है स्मॉल आर, है ना। इसका जीनोटिपिक रेशियो भी आ जाएगा 1:2:1। ये इम्पॉर्टेंट है आपका 1 नंबर के लिए, MCQ के लिए। ये आता है आपका, है ना, कि कौन से ऐसे जेनेटिक क्रॉस है जिसमें मोनो, मतलब जिसमें फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दोनों रेशियो आपका सेम है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में दोनों रेशियो आपका सेम होगा। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक क्या होगा, 1:2:1, है ना। इस इनकम्प्लीट इसको क्यों कहते हैं, देखिए इनकम्प्लीट इसलिए कहते हैं क्योंकि F1 जनरेशन का जो कैरेक्टर, जो डोमिनेंसी कैरेक्टर शो होना चाहिए था रेड, है ना, वो रेड ना होके क्या हो रहा है, पिंक हो रहा है। मतलब यहाँ डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट है। ऐसा इसलिए हो जाता है यहाँ पे क्योंकि जब डोमिनेंट एंड रिसेसिव जब दोनों एक साथ आता है तो ये डोमिनेंट जीन रिसेसिव जीन को पार्शली सप्रेस करता है, आंशिक रूप से सप्रेस करता है। और जब आंशिक रूप से सप्रेस करता है तो ना डोमिनेंसी कैरेक्टर अपना दिखा पाता है जीन और ना ही रिसेसिव कैरेक्टर दिखा पाता है। कोई एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दिखता है जिसको हम लोग कहते हैं पिंक। पिंक इज ए इंटरमीडिएट कैरेक्टर, है ना, ऑफ रेड एंड वाइट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, ये जो है वो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल का जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसको ये फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये डेविएट हो चुका है। ये माना जाता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो मेंडल्स के लॉ ऑफ डोमिनेंस की भूल है, डेविएट फॉर्म है ना, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंसी का गुण दिखता नहीं है। तो ये आपका 5 नंबर में भी सवाल आ सकता है और 3 नंबर में भी सवाल आ सकता है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस को ऑब्जर्व किसने करा था, पहले कार्ल कॉरेंस ने करा था। किस प्लांट में करा था, तो मिराबिलिस जलापा में करा था। मिराबिलिस जलापा जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट कहते हैं, या फिर इसको स्नैपड्रैगन में भी देखा गया, डार्क फ्लावर भी है ना। इसका जीनोटिपिक रेशियो फेनोटिपिक रेशियो की जब हम बात करते हैं तो सेम होता है, 1:2:1 होता है ना। इसके बाद इसको क्रॉस की जब हम लोग बात करेंगे तो रेड एंड वाइट के बीच क्रॉस हुआ। इसमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर क्या प्रोड्यूस होता है, पिंक होता है। जहाँ रेड होना चाहिए था वहाँ पे रेड ना होकर क्या होता है, पिंक होता है।
F2 जनरेशन में तीनों कैरेक्टर दिखता है हमारा, रेड भी दिखता है, पिंक भी दिखता है और वाइट भी दिखता है। तो ये हमारा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक 2 नंबर में सवाल पूछा जाता है, व्हाट इज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, को जहां आ गया टर्म से पहले, वर्ड से पहले अगर को लग गया मतलब टुगेदर, एक साथ, है ना। तो कोडोमिनेंस कहने का मतलब क्या है कि जब डोमिनेंस एंड रिसेसिव दोनों अपना कैरेक्टर इक्वली एक्सप्रेस करें, है ना। व्हेन, या लिख सकते हो डोमिनेंट एंड recessive gene equally expressed their character, कि जब डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों अपना कैरेक्टर को इक्वली एक्सप्रेस्ड करता हो तो ये फिनोमेना को हम लोग कहते हैं कोडोमिनेंस। इसका सुंदर सा एग्जांपल है कोट कलर इन कैटल। कोट कलर इन कैटल, मवेशियों को कोट कलर। इसके अलावा एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। तो कोट कलर इन कैटल एंड एबीओ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन, ये आपका एग्जांपल है किसका, कोडोमिनेंस का। तो कोडोमिनेंस क्या कहता है कि जब रिसेसिव और डोमिनेंस दोनों अपना कैरेक्टर को इक्वली प्रदर्शित करता हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कोडोमिनेंस, है ना। ये 2 नंबर में सवाल आपसे पूछा जा सकता है। एक है आपका प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियोट्रॉपिक जीन कि जब एक फिनोटाइप को मल्टीपल जीन एक्सप्रेस्ड करता हो तो उसे हम लोग कहते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। एग्जाम्पल इसका होता है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया एक एग्जाम्पल है किसका, प्लियोट्रॉपिक जीन का। अब देखिए सवाल 3 नंबर में या 5 नंबर में का आता है हमारा टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस। देखिए टेस्ट क्रॉस की जब हम बात करते हैं तो टेस्ट क्रॉस जाने से पहले हम लोग देखते हैं बैक क्रॉस क्या है ना। बैक क्रॉस, देखिए बैक क्रॉस कहता है क्या कि बैक क्रॉस एक जेनेटिक क्रॉस है जिसमें F1 प्लांट को क्रॉस किया जाएगा आइदर डोमिनेंट होमोजाइगस और रिसेसिव होमोजाइगस। F1 प्लांट, F1 कुछ भी हो सकता है, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला प्लांट। F1 plant is crossed with either dominant homozygous और रिसेसिव होमोजाइगस। F1 प्लांट को जब आप क्रॉस करोगे या तो डोमिनेंट होमोजाइगस प्लांट के साथ या फिर रिसेसिव होमोजाइगस प्लांट के साथ, ये क्रॉस हमारा क्या कहलाएगा, बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या कहता है, देखिए टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस क्या है, तो टेस्ट क्रॉस कहता है कि टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का बैक क्रॉस है जिसमें जब भी क्रॉस किया जाएगा
F1 प्लांट को हमेशा क्रॉस जब भी किया जाएगा वो है ना डोमिनेंट होमोजाइगस के साथ नहीं, दो रिसेसिव होमोजाइगस पेरेंट के साथ। तो टेस्ट क्रॉस लिख सकते हो। टेस्ट क्रॉस is a type of बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस एक प्रकार का क्या है, बैक क्रॉस है, in which F1 plant is crossed to homozygous recessive parent, to homozygous recessive parents। जब भी F1 प्लांट को हम क्रॉस करेंगे तो सिर्फ किसके बीच क्रॉस करेंगे, दो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच, दो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच हम जब क्रॉस करेंगे F1 प्लांट को तो ये क्रॉस क्या कहलाएगा, हमारा टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट हम इसलिए कहते हैं यहाँ पे क्योंकि F1 जो प्लांट हमारा है इसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या है ये अननोन है। हमें जानना है, हमें टेस्ट करना है F1 प्लांट को क्रॉस करके दो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, और ये टेस्ट करके जानना है कि F1 प्लांट का जो फिनोटाइप है इसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या है, होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस। देखिए दो प्लांट क्या क्या है, हमारा वाइट वाइट होगा, एक पेरेंट वाइट, ये भी क्या है वाइट, ये दो हमारा रिसेसिव पेरेंट है, इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब इन दोनों प्लांट को हम क्रॉस कर रहे हैं किसके साथ, तो एक F1 प्लांट है हमारा वायलेट, है ना, F1 प्लांट क्या है वायलेट, जो डोमिनेंट फिनोटाइप को शो कर रहा है। अब ये डोमिनेंट फिनोटाइप का एक्चुअल जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस होगा कि हेट्रोजाइगस होगा, ये अननोन है। F1 प्लांट ये अननोन है, मतलब इसका जीनोटाइप है ना, इसका जीनोटाइप कैपिटल W स्मॉल w होगा या इसको जीनोटाइप कैपिटल W होगा, ये अननोन है, ये नहीं जान पा रहे हैं। इसलिए इस प्लांट को जब हम इन दोनों प्लांट के साथ क्रॉस करेंगे तो क्रॉस करने के बाद हम टेस्ट करेंगे कि F1 जो प्लांट है हमारा, F1 जो डोमिनेंट फिनोटाइप है इसका एक्चुअल जीनोटाइप होमोजाइगस होगा या हेट्रोजाइगस होगा। अब हम क्रॉस करेंगे, तो क्रॉस करेंगे तो है ना, देखेंगे क्रॉस करने के बाद इसका एक्चुअल जीनोटाइप क्या है। जैसे देखिए आप अब देख सकते हो डायग्राम में, इस क्रॉस NCERT वाला डायग्राम निकालते हैं हम लोग। देखिए क्या है, देखिए दो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है ना, दो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट है। ये आपका व्हाइट कलर का फूल दिखता होगा, ये भी व्हाइट कलर का फूल है, दो होमोजाइगस है। और ये जो दिख रहा है ये वॉयलेट कलर का है ना, तो वॉयलेट कलर का है जिसका है ना क्या है, ये डोमिनेंट फिनोटाइप है, लेकिन जीनोटाइप क्या है, अननोन है। इसका जीनोटाइप होमोजाइगस भी हो सकता है, इसका जीनोटाइप हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। इसको जब हम क्रॉस किए तो क्या देख रहे हैं यहाँ पे, जब हम क्रॉस करेंगे तो सारा का सारा प्लांट हमारा क्या आया, वॉयलेट आया, मतलब डोमिनेंट आया। तो अगर 100% प्लांट डोमिनेंट शो करेगा, 100% प्लांट अगर
डोमिनेंट शो करेगा, डोमिनेंट फिनोटाइप को शो करेगा, दैट मीन्स ये जो F1 प्लांट है इसका जीनोटाइप क्या होगा, होमोजाइगस। अगर 50-50 शो कर रहा है, दो प्लांट्स यहाँ वॉयलेट दिख रहा है, दो प्लांट क्या दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हो 50% प्लांट हमारा क्या है, वॉयलेट है। वॉयलेट दैट मीन्स क्या है, डोमिनेंट है ना, क्या है, डोमिनेंट है। और 50% प्लांट्स हमारा क्या है, वाइट है। वाइट है कहने का मतलब क्या है, रिसेसिव है, रिसेसिव है ना। तो ये 50-50 आ रहा है, मतलब ये जो हमारा F1 प्लांट है इसका जीनोटाइप क्या है, हेटेरोजाइगस। तो इसी को हम टेस्ट करेंगे, जीनोटाइप को टेस्ट करेंगे कि F1 फिनोटाइप जो है हमारा, जो जिसका जीनो मतलब फिनोटाइप जो डोमिनेंट है, इसका एक्चुअल जीनोटाइप होमोजाइगस होगा कि हेटेरोजाइगस, क्योंकि ये दोनों कंडीशन में अपना कैरेक्टर को प्रदर्शित करेगा। कि डोमिनेंसी जो होता है वो होमोजाइगस में भी दिखता है और हेटेरोजाइगस में भी दिखता है। ठीक, तो यही है हमारा टेस्ट क्रॉस। ये इम्पॉर्टेंट है टेस्ट क्रॉस, जो आ सकता है आपका 3 नंबर में, या कभी कभी ये 5 नंबर में पूछा जाता है कि टेस्ट क्रॉस क्या है, डिफाइन एंड डिजाइन ऑफ टेस्ट क्रॉस। क्वेश्चन हो सकता है आपका डिफाइन एंड डिजाइन ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो अगर डिफाइन एंड डिजाइन ऑफ टेस्ट क्रॉस पूछ रहा है तो आपको पहले डिफाइन कर लेना है टेस्ट क्रॉस क्या है, और उसको आपको क्रॉस करके दिखा देना है, डिज़ाइन कर देना है। ये जो मैं क्रॉस बनाया था उसको वाइट वॉयलेट करके क्रॉस कर दोगे, वो आपका कंप्लीट आंसर होगा। रेशियो अगर आपको लिखना होगा, रेशियो की जब हम बात करेंगे है ना, तो बैक क्रॉस का जो रेशियो होगा, बैक क्रॉस का जो रेशियो होगा 1:1 होगा। टेस्ट क्रॉस का जो रेशियो होगा इसको हम लोग लिखते हैं 1:1:1:1:1। 1:1 बैक क्रॉस का रेशियो और 1:1:1 टेस्ट क्रॉस का रेशियो। फिर से एक बार मैं रेशियो को रिमाइंड कर दे रहा हूँ। रेशियो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, है ना। पहले मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आएगा, पहला फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा 3:1। जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1। डाई हाइब्रिड क्रॉस का देख सकते हो रेशियो आ सकता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1। 16 गैमेट बनेगा 9:3:3:1। जीनोटिपिक रेशियो जानने के लिए काफ़ी लंबा है ना। और जीनोटिपिक रेशियो जो है वो आपको निकालना पड़ेगा 12:24 12:12:1 किस तरह से है आपका जीनोटिपिक रेशियो। जीनोटिपिक रेशियो आया तो आप रट के रख सकते हो, उसको निकालने में काफ़ी टाइम लगेगा। 12:24 12:12:1 12:24 12:12:1 है ना। ये रेशियो आपका हो गया क्या, जीनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड क्रॉस का। इसके अलावा आप रेशियो लिख सकते हो इनकम्प्लीट डोमिनेंट का, इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक दोनों सेम होता है। फिनोटिपिक एंड जीनोटिपिक सेम होगा क्या, 1:2:1। टेस्ट बैक क्रॉस का रेशियो लिख सकते हो। रेशियो से एक सवाल निश्चित है 100%,
1 नंबर के लिए बैक क्रॉस लिख सकते हो आप 1:1। टेस्ट क्रॉस का रेशियो लिख सकते हो आप, टेस्ट क्रॉस का 1:1:1:1 है ना। ये रेशियो आपको रट लेना है, ये रेशियो आपको याद कर लेनी है। अब एक सवाल आता है 3 नंबर में कि 7 पेयर जो मेंडल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को ऑब्जर्व करा था, वो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या है ना। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर आपको लिखना हुआ 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर तो आपको 3 कॉलम बनानी होगी। एक कॉलम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का एक कॉलम बनेगा। एक कॉलम होगा डोमिनेंट का और एक कॉलम होगा आपका रिसेसिव का। इस तरह से आप 3 कॉलम बना लोगे। पहला जब लिखना हुआ, हाँ, नंबर 1 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिखेगा हाइट ऑफ स्टेम। क्या लिखोगे? हाइट ऑफ स्टेम, तने की लंबाई। तो तने की लंबाई की जब हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि मेंडल तने की लंबाई में टॉल को किस में रखा था? डोमिनेंट, और ड्वार्फ को रिसेसिव। दूसरा जो कैरेक्टर है ये है कलर ऑफ शेड, कलर ऑफ शेड। तो मटर का जो शेड देखोगे आप, इसमें 2 कलर होता है। जब मटर का, है ना, जब मटर ताज़ा होता है उस समय उसका कलर, शेड का कलर ग्रीन होता है, और जब पक जाता है तो उसका शेड कलर येलो होता है। तो मेंडल येलो को माना था क्या? डोमिनेंट, एंड ग्रीन को माना था रिसेसिव। शेप ऑफ सीड भी लिख सकते हो, बीज का आकार, शेप ऑफ सीड। तो शेप ऑफ सीड में क्या लिखोगे आप? मेंडल राउंड माना था किसको? डोमिनेंट में राउंड, और रिंकल को रिसेसिव में रिंकल। चौथा आप लिख सकते हो पोड का कलर, कलर ऑफ पोड, मटर छिमी का कलर। इसमें मेंडल ग्रीन को माना था रिसेसिव और येलो को माना था डोमिनेंट। पांचवा शेप ऑफ पोड लिख सकते हो, शेप ऑफ पोड। तो शेप में क्या होता है कि मटर छिमी का जो शेप है, ये 2 शेप में मेंडल रखा था इसको, एक कॉन्स्ट्रिक्टेड और एक इनफ्लेटेड। तो इनफ्लेटेड मतलब लंबा मटर छिमी को मेंडल क्या माना था? डोमिनेंट, एंड सिकुड़ा हुआ कॉन्स्ट्रिक्टेड, इसको मेंडल क्या मान लिया था? रिसेसिव। छठा आप लिखोगे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ फ्लावर। तो फूल की कलर की जब बात करेंगे तो मेंडल वायलेट को क्या मान लिया था? वायलेट या पर्पल। वायलेट को मेंडल डोमिनेंट कैरेक्टर माना था और वाइट को मेंडल रिसेसिव कैरेक्टर माना था। लास्ट था कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर में पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर। तो पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो फ्लावर की स्थिति क्या होती है? तो फूल, कुछ फूल होता है वो टर्मिनल में होता है और कुछ फूल जो होता है वो एक्सियल। तो मेंडल एक्सियल को माना था डोमिनेंट, एंड टर्मिनल को माना था रिसेसिव। तो ये सारा का सारा आपका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। आज की वीडियो हम लोग यहीं तक हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा पार्ट 2 जो होगा इसका, जेनेटिक्स का पार्ट 2, इसमें हम सारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करेंगे इसमें, है ना। आप अगर चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, शेयर करें और ढेर सारा
कमेंट करें। जहां आपको दिक्कत हो, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो जेनेटिक्स से या फिर किसी भी चैप्टर से 12th का, आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट में जो भी दिक्कत है, परेशानी है, उसको दूर करें। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।